अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नवाज शरीफ के इलाज के मामले पर हुकूमत फिर से कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। पहले हुकूमत ने नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया, फिर बीमारी का दिफा किया। पहले ईसीएल के हवाले से दावा किया कि नवाज शरीफ का नाम तो ईसीएल पर है ही नहीं, फिर कहा नवाज शरीफ का नाम ईसीएल पर है। पहले कहा डील हो रही है, फिर कहा कोई डील नहीं हो रही है, और अब नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के मामले के फैसले पर हुकूमत इस वक्त तजब्जुब का शिकार है। मगर हुकूमत चाहती है कि फैसला दीगर इदारों के कंधे पर रख कर किया जाए, तन्हा हुकूमत यह फैसला ना करे। पहले अदालत, फिर नैब, फिर मेडिकल बोर्ड पर मामला डाला गया ताकि सब इस फैसले का बोझ उठाएं। इसलिए मामला गैर मामूली ताखीर का शिकार हो गया है। हुकूमत जो जुमे को नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की हिमायत कर रही थी और बाकायदा तौर पर वफाकी वुज़रा, जिसमें शेख रशीद शामिल हैं, सेनेटर फैसल जावेद खान शामिल हैं, वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म का फैसला है कि इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाएगा। अब बाज़ हुकूमती वुज़रा नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी की मुखालफत कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि फैसला हो गया है, कोई कह रहा है कि अभी फैसला नहीं हुआ है, इस फैसले की मुकम्मल हिमायत मुमकिन नहीं है। साथ ही कोई सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहा है। जुमे को जब शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त की तो वजारत दाखिला ने खुद फैसला करने के बजाय नैब और पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड से राय ले ली। अब आज 2 दिन के बाद नैब ने हतमी राय देने के बजाय हुकूमत को जवाब दिया कि वो खुद फैसला करे। जराए के मुताबिक नैब ने वजारत दाखिला को खत लिखा है कि वफाकी हुकूमत किसी भी शख्स का नाम ईसीएल से खुद निकाल सकती है। जराए के मुताबिक नैब के जवाब में नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के बारे में ना वाज़े एतराज़ मौजूद है, ना ही मंजूरी दी गई है। फिर इसके बाद काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ईसीएल का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। इस हवाले से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस के मुताबिक दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ या उनका नुमाइंदा पेश होंगे। साथ ही कमेटी ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड को भी नोटिस जारी किया गया है और उन्हें तमाम मुतालिका दस्तावेजात के साथ कमेटी में पेश होने की हिदायत की गई है। इस कमेटी में होने वाले फैसले की मंजूरी बाद में कल होने वाले काबीना इजलास में दी जाएगी। इसके अलावा वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड से भी राय तलब की थी। 2 दिन के बाद आज मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी सामने आई, मगर मेडिकल बोर्ड की इस रिपोर्ट पर खुद पंजाब हुकूमत ने एतराज उठा दिया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज मीडिया से बात की और कहा कि मेडिकल बोर्ड ने मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने मेडिकल बोर्ड से मजीद सवालात के जवाब मांगे हैं। मेडिकल बोर्ड ने जो जवाब दिया था उसका तो वजारत दाखिला ने मजाक ही उड़ाना था। है कि अगर मेरे पास चंद लाइनें लिखी हुई आ गई, कल जब हमने उनको रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने चंद लाइनें लिख के भेज दी हमें। मैं आपको बता देती हूँ, ये टोटल ये जवाब था, ये इन लाइनों में इतना जवाब था। ये इतने जवाब को तो नहीं ना काफ़ी था। ये इतने जवाब पे हम क्या कहते। हमारे लिए तो ये रिपोर्ट नामुकम्मल इसलिए थी कि हमने जो सवाल पूछे हैं, ये सवाल आप सारे भी पूछेंगे हमसे, तो हमने वो सवालों का जवाब मांगा उनसे हमने कहा कि आप हमें बताइए कि वो कौन से टेस्ट हैं जो पाकिस्तान से बाहर होने, वो कौन से जो पाकिस्तान में हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे टेस्ट हैं जो इंटरवेंशनल टेस्ट हैं और उन टेस्टों की वजह से कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो भी आप लिख के हमें बताइए। और हमें ये भी बताइए कि वो हाई रिस्क मरीज़ क्यों हैं, कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़ है, आप हमें डिटेल देंगे। 2 लाइनों पे तो मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हमारा मजाक ही उड़ाता और कुछ ना करता। जुमे तक हुकूमत वाज़े फैसला कर चुकी थी, मगर अब वजीर सेहत ने मेडिकल बोर्ड के जवाब पर मजीद तफसीलात मांग ली हैं, यानी मामला मजीद लटक गया है। इस हवाले से हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी ज़ैद गिशकोरी भी मौजूद है। ज़ैद, बहुत शुक्रिया। कल ज़ेली कमेटी का इजलास होना है, क्या अंदर की इतलात हैं, क्या हो रहा है हुकूमत में? शाहजेब, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं। कल सुबह के वक्त सब कमेटी जो कैबिनेट की है उसकी मीटिंग होनी है, जिसने 3 पहलू ज़ेरे गौर आ सकते हैं, जो कि हमारे ज़राए का बताना है कि नंबर 1 पे नवाज शरीफ का केस है। आया कि उसका नाम हटाना है, क्या सिफारिशात भेजनी है फेडरल कैबिनेट को, जिसकी मीटिंग कल दोपहर के बाद होगी। इसके अलावा दूसरा पहलू मरियम नवाज शरीफ का होगा। उसके लिए भी एक कंडीशनल ऑफ़र हो सकती है कि अगर अदालत को कोई इतराज़ नहीं है उसके बाहर सफ़र करने पर, तो उसका नाम भी हटाए जाने पर गौर किया जा सकता है। जबकि तीसरा पहलू शहबाज शरीफ का नाम ज़ेरे गौर आ सकता है, जिसमें
उसका नाम इस वक्त एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट पे मौजूद नहीं है। आया कि उसका नाम रखना है क्योंकि उसकी एक बहस चल रही है। हमारे ज़राए ने बताया है कि गुज़श्ता 3 दिन में जो नैब की प्रोसिक्यूशन विंग है और ऑपरेशन विंग है, नैब लाहौर की सफारशात की रोशनी में एक डिबेट चली है जिसमें ये बार बार बहस चली है कि आया कि प्रोसिक्यूशन विंग को शहबाज शरीफ का नाम ECL पे रखने के लिए अदालती फोरम पे रजू करना चाहिए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को ख़त लिखना चाहिए कि इसका नाम दोबारा ECL पे होना चाहिए। इसके अलावा सब कमेटी के इस वक्त 3 इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं जिन्होंने डिसाइड करना है नवाज शरीफ की किस्मत ECL के हवाले से। उसमें फ़रोग नसीम उसको हेड करेंगे, जबकि दूसरे जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर, वो इसके मेंबर हैं। ख़ुद वज़ीर दाखिला भी होंगे, सेक्रेटरी दाखिला में भी होंगे। इसके अलावा दिलचस्प जो आज मैं वज़ारत दाखिला में था, कई घंटे मैंने गुजारे हैं, मुझे बहुत सारी ऐसी मालूमात हासिल हुई हैं जिससे मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से नैब और वज़ारत दाखिला के दरमियान ये एक ऐसा इशू जिस पे 4 दिन से बहस जारी है। कल ना परसों हफ्ते के दिन मुतवातिर 4 घंटे तक ट्राई किया गया एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से कि वो नैब चेयरमैन से बात करना चाहते थे इससे पहले जुमे की शाम को, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। कोई इनका आपस में रब्ता नहीं हुआ। 4 मुख्तलिफ खतूत जो हैं जो कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज हुई हैं। पहला उसको ये ख़त भेजा गया था कि आप अपनी राय दें, उसके बाद दूसरा ख़त भेजा गया था कि ये वो रिपोर्ट्स हैं अदालती जिसकी रोशनी में आपको राय देनी है, लेकिन नैब की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया। यही एक वजह है कि 3 दिन मुतवातिर बहस के बाद आज हमारे ज़राए ने ये बात कंफर्म की है कि नैब ने अगरचे जवाब दे दिया है लेकिन अभी तक वो वज़ारत दाखिला को मौसूल नहीं हुआ है। कल एक आला तरीन अफसर नैब के सब कमेटी को अपनी ब्रीफिंग देंगे, अपने ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि नैब को कितने कंसर्न हैं कि इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से ना हटाया जाए। तो ये वो सूरत हाल है जो वज़ारत दाखिला और नैब में इस वक्त जारी है। और साथ ही जो कंसर्न है कुछ और लोगों के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे आ सकते हैं आने वाले दिनों में, और लोगों के नाम भी आ सकते हैं। ज़ाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद थे। अब हुकूमत ने कल फैसला करना है, मगर आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। वो कह रही थी फैसला कर लिया है, मगर फवाद चौधरी ने आज बयान दिया कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की समरी अभी तक काबीना के सामने नहीं आई। सबका इस फैसले का हामी होना तो मुश्किल है, मेरी जाती राय में नवाज शरीफ का बाहर जाना ज्यादती होगी। तो ये मामला जब कल काबीना में जाएगा तो क्या अक्सरियती बुनियाद पर फैसला किया जाएगा, जो कि वजीर आजम का फैसला जुबैदा जलाल के बकौल उसको भी मुस्तरद कर सकता है। हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है आप मुखालिफ हैं नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने के, आपके साथ क्या और बहुत ज़्यादा अक्सरियती वुज़रा हैं जो इसके मुखालिफ हैं और कल काबीना में ये हो सकता है कि अक्सरियत इसकी मुखालिफ हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म अगर हतमी फैसला कर चुके हैं तो जुबैदा जलाल साहब ज़ाहिबा ने अगर ये कहा है, मुझे इस बारे में पता नहीं है, ना ही कैबिनेट मीटिंग में इस तरह का कोई फैसला आया है। और अभी जिस तरह जाहिद ने बिल्कुल सही कहा है, अभी ये मामला जो है वो काबीना के सामने नहीं आया। जब काबीना के सामने आएगा तो जाहिर है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कभी ऐसे फैसले नहीं करते। जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो हमेशा खुले दिल से बात सुनते हैं। और उसके बाद जो वो कई दफ़ा ऐसा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब से, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने एक ओपिनियन पहले दे भी दी और बाद में जब उन्होंने दूसरी दलाइल सुने तो उन्होंने अपना फैसला जो है वो तब्दील किया। सो मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात यह है जो जाहिद ने एक्चुअली बड़ी सही बात की है। देखिए, मैंने अपनी 15 साल की क्रिमिनल प्रैक्टिस है, एक भी केस मुझे याद नहीं है जहाँ पे सजा याफ्ता आदमी को हुकूमत ने कहीं बाहर भेज दिया हो। ये इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी देखनी होंगी। हुकूमत में फैसला तो कानून के अंदर रह के करना है। अब ये इस वक्त नवाज शरीफ साहब हों, मरियम बीबी हों, ये अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है, ये सजा याफ्ता मुलज़म है। तो क्या हम सजा याफ्ता मुलज़मान को हुकूमत बाहर भेज सकती है? ये फ़रोग नसीम साहब को उन्होंने ओपिनियन मांगी है, वो ओपिनियन देंगे, वो सामने आएगा। ऐसी मिसाल अलबत्ता मेरे ज़हन में कोई ऐसी नहीं।
तो फौजी साहब, ये फिर हुआ क्या कि जुम्मे को फैसल जावेद खान ने आके कह दिया, फिर शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में आके कह दिया कि जी हाँ, वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया है कि इंसानी बुनियादों पर शहबाज शरीफ साथ जाएंगे और नवाज शरीफ जा रहे हैं। फिर अचानक, और आज जुबैदा जलाल साहिबा ने भी कह दिया, फिर ये काबीना का मसला। तो ये क्या पहले वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया, फिर आप लोगों का रद्द अमल आया, उसके बाद ये अब काबीना तक बात गई है, या फिर हुकूमत चाह रही थी कि दूसरे इदारे जिम्मेदारी ले लें, हमारे ऊपर नवाज शरीफ के बाहर जाने की जिम्मेदारी ना आए, क्योंकि नैब ने नहीं ली और दूसरे इदारों ने नहीं ली, इसलिए मामला काबीना में आ गया? किस लिए हुआ ये? देखिए, बात यह है, एक प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है, वो उसके मुताबिक फैसला होता है आगे कि किस तरह से करना है, क्या करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर वो फैसला कर लेते हैं और बता देते हैं, तो वो तो जब असेंबली ही कैबिनेट में नहीं है तो फैसला कैसे हो गया? जाहिर है कि उन्होंने इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेनी है। लीगल ओपिनियन के बाद जो है इसके ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि ये अपना कर दिया। एक लीगल प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। और फिर ये देखिए, नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट बनेगा। अब आप देखिए, 8,000 लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी है लाहौर हाई कोर्ट में कि हम बीमार हैं, हमें भी जो है वो जमानत दी जाए। ये प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप एक अदालती फैसले की नौयत मुख्तलिफ होती है। अदालत जब एक फैसला करती है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है, वो फिर फॉलो होता है बाकी सारे मुकदमात के ऊपर। इसलिए इसको कानूनी मगर फौजी साहब, वजीर आला पंजाब ने अदालत को बताया था खुद जाके कि तकरीबन 450 ऐसे मुल्जिमान हैं जिनको हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर हमने फैसिलिटेट किया है। तो नवाज शरीफ पहले मुल्जिम नहीं है जो प्रेसिडेंट बना रहे हैं, खुद वजीर आला पंजाब ने बताया था कि 450 मुल्जिमान को हमने फैसिलिटेट किया है। मुझे आप बता दें, आपके ज़हन में कोई केस हो जहाँ पे मुल्जिम को, सजा याफ्ता मुल्जिम को बाहर भेजा हो? वजीर आला, आपने तो कहा ना कि अदालत में प्रेसिडेंट बन गया है, तो वजीर आला पंजाब ने जाके कहा है, तो नवाज शरीफ का पहला नहीं है। और जुम्मे तक आपके वज़रा डिफेंड कर रहे थे नवाज शरीफ का बाहर जाना, खुद आपके वज़रा डिफेंड कर रहे हैं। मुझे आप सिंपल ये बता दीजिए, आपके ज़हन में कोई मिसाल है? मैं ज़ाती ओपिनियन तो किसी की भी हो सकती है। आप तो मैं तो वकील हूँ और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने 15-16 साल में ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी है। अगर कोई नई मिसाल कायम होनी है, वैसे नवाज शरीफ साहब के केसेस में माजी में हमने देखा है नई मिसालें कायम हुई हैं। 2002 में भी ऐसे ही हुआ था, वो बाहर चले गए थे और ये मामला हुआ था। लेकिन भारत मगर मिसाल तो नहीं, उनके केस में 2016-17 में भी कायम हुई थी कि मॉनिटरिंग जज लगा था, 6 महीने का नैब को टाइम दिया था, फिर एक जज की वीडियो आ गई जिसका आज तक फैसला नहीं हुआ कि उस जज को किस तरीके से ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हुआ था। पहली दफा और नया तो बहुत हुआ है नवाज शरीफ साहब के केस में, ये बात दुरुस्त है? पहली बात तो यह है कि आपकी बात मॉनिटरिंग जज वाली तो बिल्कुल गलत है। एहतसाब लॉ के अंदर एक मॉनिटरिंग जज पक्का मौजूद है जो हर केस को मॉनिटर करते हैं। ये कौन सा ऐसा फैसला है किसके खिलाफ के 6 महीने के अंदर और एक मॉनिटरिंग जज होगा जो कि बाकायदा तौर पर इसको देखेगा? ये कौन सा है नवाज शरीफ के खिलाफ? आपको नहीं, ये तो हर चौथे केस में आपको डायरेक्शन मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बताइए ना मुझे, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जज है? नहीं, आप बात हौसले से सुने ना। आपने एक मिसाल दी है, आपने कहा कि ये मिसाल नहीं होती कि अदालतें ये डायरेक्शन दें कि इतने अरसे में केस करें। मैं आपको कहता हूं, आप यहाँ पे हाई कोर्ट में एक मॉनिटरिंग यूनिट है पूरा, वो रोजाना ये डायरेक्शन देता है कि ये केसेस 3 महीने सुप्रीम कोर्ट का जज सर, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज, मॉनिटरिंग जज, 6 महीने की टाइमलाइन मिसाल दी। जी, आप जरा बात तो सुन लीजिए ना। इसी तरह एहतसाब के कानून में मॉनिटरिंग का एक पूरा जज लगा हुआ है जो ये देखता है। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने केसेस को इन्फ्लुएंस किया, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी। मैं कतई तौर पर नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ पहली दफा ऐसा बहुत दफा हुआ है। और एक वीडियो आई थी जिसका आज तक पता नहीं चला, अरशद मलिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरशद मलिक की वीडियो आ गई, अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो बहुत कुछ पहली दफा हुआ है। देखिए, नहीं, ये बात भी आपकी गलत है। ये पिटीशन की केस लेके गए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया है और बिल्कुल बैलेंस फैसला दिया है। अब तक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जिस तरीके से दिया, एक आपको लीगल उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। ये कहने की बात सीनियर तरीन वकला मॉनिटरिंग जज के मामले पर भी, अरशद मलिक के मामले पर भी बाकायदा तौर पर, और आप भी खुद भी वकील है, जाहिर है आपकी एक अपनी राय हो सकती है जिसका एहतराम है, मगर आपने एक और बात की आज कि नवाज शरीफ का तो पहले एहतसाब इस बात पे होना चाहिए कि 10 साल ये इख्तिदार में रहे, इन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां पर इनका इलाज हो सके, तो बाहर ना भेजिए। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी 6.5 साल से हुकूमत है और आप लोग तो सड़कें और मेट्रो बनाने पे यकीन नहीं रखते थे, तो हॉस्पिटल वहां आपने बनाया होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ का इलाज करा लीजिए। तो मेरे ख्याल में तो हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं। मेरे ख्याल में तो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं। ये तो नवाज शरीफ साहब का PMLN का क्लेम है ना कि पाकिस्तान के अंदर इलाज की सहूलत। मेडिकल बोर्ड के, पंजाब हुकूमत के बनाए हुए मेडिकल बोर्ड का क्लेम है फवाद चौधरी साहब। नहीं, उनका क्लेम है कि टेस्ट तो बाहर से भी आ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा प्रॉब्लम है। फवाद चौधरी साहब, बाकायदा स्टेटमेंट मौजूद है कि ऐसे टेस्ट हैं जो हम यहाँ नहीं कर सकते। साहब, एक मिनट जरा सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिएगा।
जो PMLN का शुरू से क्लेम है वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चूंकि बाहर से ऑपरेट हुए हैं, लिहाजा उनको बाहर भेजा जाए उन्हीं डॉक्टर्स के पास, वो उनका इलाज कर सके। ये PMLN का क्लेम है। अब मैंने ये अर्ज किया यह है कि 30 साल एक पार्टी इक़्तिदार में रहे और उसके बाद ये कहे कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं है जो जिसमें हमारा इलाज हो सके, तो पहले तो इस बात के ऊपर माजरत करें। क्या आपका हॉस्पिटल ही कोई नहीं है यहाँ पे जिसके ऊपर कर सके? दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का मामला इज प्योरली अ लीगल इशू। अब मुझे नहीं पता, फ्रेंकली मेरे ख्याल में कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं मगर है। आपको मगर मगर आपको ये तो पता है ना कि डॉक्टर्स ने बाकायदा कहा कि कुछ ऐसे टेस्ट उनके यहाँ नहीं हो सकते, और यहाँ तक भी उनको रिकमेंड किया गया है कि लंदन से भी नहीं, आप अमेरिका से कराइए, क्योंकि लंदन और अमेरिका में इतना ही फर्क है जितना पाकिस्तान और लंदन में है, इसलिए आप बेहतर है कि बॉस्टन से जाकर टेस्ट कराइए। ये तक भी उनको रिकमेंड किया गया है, और एक बाकायदा तौर पर ऑफिशियल वर्जन मौजूद है इंटरव्यू की सूरत में डॉक्टर साहब का, जिसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर ने कहा है कि हमारे पास वो टेस्ट की फैसिलिटीज नहीं है जो कुछ टेस्ट उनके होने। देखिए, मेरी नजर में जो टेस्ट हैं वो तो बाहर से भी मंगवाए भी जा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये छोड़ दीजिए टेस्ट होने या फलाने होने, सवाल ये है उन्होंने बाहर जाना है या वो बाहर जा सकते हैं कानूनी तौर के ऊपर या नहीं जा सकते। जेलों में हजारों लोग कैद हैं, बेशुमार लोगों की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जैसी मियां साहब की हैं। सवाल ये है कि जब आप नवाज शरीफ साहब को ये देंगे तो बाकी लोगों का क्या कसूर है, उनको क्यों नहीं देंगे? और फिर जब आप तो ये जो आर्ग्यूमेंट है फवाद चौधरी साहब, ये आर्ग्यूमेंट आप कल इमरान खान साहब के सामने काबीना में रखेंगे कि मत जाने दें और ये मसला खड़ा होगा, ये आर्ग्यूमेंट आप कल रखेंगे खान साहब के आगे? देखिए, मैंने कहा है, मुझे उन्होंने कहा, जो रिपोर्टर थे उन्होंने सवाल किया कि अगर आप नवाज शरीफ साहब की जगह होते तो क्या होते, आप क्या करते? मैंने कहा जी देखिए, मेरी अपनी जो राय है, मैं तो पाकिस्तान में अगर मुझे मरना पड़े तो मैं तो मरूंगा भी पाकिस्तान में, मैं क्यों बाहर जाके मरूंगा? अपनी जमीन के ऊपर मरता है बंदा। और जो नवाज शरीफ साहब का इस वक्त मामला है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे बाहर भेजा जाए, वो कानूनी तौर के ऊपर तय होना है, मैंने और किसी और का मसला नहीं है। कानून ने तय करना है कि उसने अपना रास्ता खुद लेना है, ये मेरी और उसकी राय का मामला नहीं है। कल काबीना में भी आपकी यही राय होगी जो आप इस वक्त दे रहे हैं, और आप वजीर आजम को भी यही कहें, क्योंकि जाहिर है आप कानून को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप कानूनदान हैं, लॉयर हैं, तो आप वजीर आजम को भी बताएंगे कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं अगर नवाज शरीफ साहब को आप भेजेंगे? देखिए, मेरी जाती राय यही है, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है तो नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, ये मेरी जाती राय है। बाकी जाहिर है जो और आपके साथ वज़रा की अक्सरियत है या आपकी अक़लियती राय है? वज़रा की क्या अक्सरियत कैसे हो सकती है? प्राइम जो वज़रा है उनकी अपनी आपकी आपस में जो बात हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अक्सरियती वज़रा यही राय रखते हैं जो आप रखते हैं या नहीं? देखिए, वो तो समरी आएगी तो पता चलेगा ना कि किस वजीर की क्या राय है। मैं दूसरे वजीरों की ओपिनियन तो नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि कल वजीर आजम के आगे क्या राय रखी जाती है और वजीर आजम क्या फैसला करते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के ख्याल में कानूनी तौर पर ये एक दुरुस्त फैसला नहीं होगा। हालांकि कैपिटल टॉक में आज जुबैदा जलाल साहिबा ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ मेड अ डिसीजन, और वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि बीमारी है, एंड कल परसों ही फ़ैसला हो गया है कि इनको इजाज़त दी जाए नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने के लिए। तो नेचुरली ये अब द ECL से निकालने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो चला जाएगा, एंड देन इट विल टेक मे बी टुमारो, हो सकता है कल, क्योंकि कैबिनेट भी है, एंड नॉर्मली ये चीज़ें आ जाती हैं कैबिनेट में डिस्कस होके, अप्रूवल्स होके, एंड देन इट विल गो। लेकिन जब डिसीजन हो गया है तो नेचुरली द ECL विल आल्सो बी लिफ्टेड। जुबैदा जलाल साहिबा कह रही हैं वज़ीर आज़म फैसला कर चुके हैं। शेख रशीद साहब ने जुम्मे को हमारे प्रोग्राम में कहा कि वज़ीर आज़म इंसानी बुनियादों पर फैसला कर चुके हैं। फैसल जावेद खान ने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में जुम्मे को कहा कि वज़ीर आज़म फैसला कर चुके हैं। तो अब मसला यह है कि वज़ीर आज़म फैसला कर चुके हैं तो उसको तब्दील करेंगे, और वज़ीर आज़म ने अपना फैसला क्या बगैर किसी लीगल ओपिनियन के और अपनी काबीना से बात किए बगैर किया था। सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, वफाकी काबीना के एक और रुकन फैसल लाउडा का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि अब्बू चचा वहाँ जा रहे हैं जहाँ इश्तिहारी रिश्तेदार हैं, अब्बू चचा वहाँ जा रहे हैं जहाँ लूटी हुई दौलत है, चचा आते जाते रहेंगे, पहले भी सऊदीया भाग गए थे। फैसल लाउडा ने मजीद लिखा कि डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज की शर्त यह है कि तीमारदारी सिर्फ मरियम नवाज कर सकती हैं। यह है मुल्क के सिस्टम का वो भयानक चेहरा जिसे बदलने इमरान खान आए हैं। इस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ पहले लड़ाई की थी, अब जंग करेंगे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। वो कह रहे हैं लड़ने इमरान खान आए हैं। दूसरे वज़रा कह रहे हैं कि इमरान खान तो फैसला कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना चाहिए। कुछ वज़रा कह रहे हैं कि नहीं, खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बाहर भेज रहे हैं, भेजने के हामी हैं। तो ये बातें वफाकी वज़रा आवाम को बता रहे हैं, नवाज शरीफ को बता रहे हैं, या खुद वज़ीर आज़म को सुना रहे हैं?
क्या जो बयानिया नवाज शरीफ के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनाया, उसके बाद वो अपने वोटर सपोर्टर तो दूर की बात अपनी काबीना को नहीं मना पा रहे हैं कि नवाज शरीफ को इंसानी बुनियादों पर इलाज के लिए जाने दें? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान खुद अपने गए बयानिए से मजबूर हो गए हैं? एक तकसीम नजर आ रही है, वज़ीर आज़म के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया है और ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म अपने ही सख्त बयानिए का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपोजिशन, खासतौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ सख्त बयानात दिए, माजी में उनकी हुब्बुल वतनी पर मजहब के हवाले से सवालात उठाए, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, नवाज शरीफ को मुल्क के हालात ख़राब करने का जिम्मेदार करार दिया। यहाँ तक कहा कि वो जेल में तो हैं मगर उनके जेल से मैं AC निकालूंगा, TV निकालूंगा। इसलिए अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अब चाह भी रहे हैं तो उनकी अपनी काबीना उन पर सवाल उठा रही है, काबीना में तकसीम दिखाई दे रही है। इसी तरह गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से नवाज शरीफ की तबीयत पर तशवीश का इजहार किया और साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी मुतल्लिका इदारों से बात हो गई है, नवाज शरीफ का नाम ECL से आज ही निकल जाएगा। मियाँ साहब की तबीयत के बारे में मैं समझता हूँ कि हम सब जो है फ़िक्रमंद हैं। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी भी उनको हम मुल्क से बाहर भिजवा सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि हम उनकी सेहत के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन आपको मालूम है कुछ लीगलिटीज़ इशू होते हैं, तो उसके लिए मैंने ज़ाती तौर पर तमाम जो अदारे हैं उनसे रब्ता किया है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आज उनका नाम जो है ECL से जो है वो निकाल दिया जाएगा और वो अपना सफ़र जहाँ भी करना चाहें वो कर सकते। आज तो गुजर गई। चौधरी सरवर ने किन इदारों से बात की थी? जुबैदा जलाल साहिबा से वज़ीर आज़म ने कब कहा था कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मेरे तो इल्म में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वज़ीर आज़म ने की हो। फैसल वाउडर ने ट्वीट कर दिया कि इमरान खान ऐसे पाकिस्तान से लड़ेंगे जो पुराना पाकिस्तान है, दो नहीं एक पाकिस्तान होगा। तो इमरान खान तो जुबैदा जलाल को और शेख रशीद को बता चुके हैं कि इंसानी बुनियादों पर मैं जाने दूंगा। नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में कन्फ्यूजन है। अब देखते हैं ये वज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने क्या राय रखेंगे। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि माजी में ऐसा हुआ नहीं कि वज़रा राय दें और वज़ीर आज़म अपनी राय को मुसल्लत करें। तो अब जो बात जुबैदा जलाल साहिबा को बताई गई है, जो बात फैसल जावेद खान को बताई है, जो बात वज़ीर आज़म ने शेख रशीद को बताई है, वो दुरुस्त है या फिर कल काबीना का कोई और फैसला सामने आएगा? ये बात बड़ी अहम है। चौधरी सरवर तो कह रहे थे आज रात तक ही नाम निकल जाएगा, नहीं निकला और पूरा हफ्ता भी इसी तरीके से गुजर गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अब साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बात को जहनी तौर पर तस्लीम कर चुके हैं कि उनका धरना वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफा नहीं ले पाएगा, मगर उसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान धरना छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आखिर मौलाना का प्लान क्या है? उन्होंने सलीम साहब से गुफ्तगू की, जरा सुनिए। आगे बढ़ने के लिए अब कुछ थोड़ा सा, यानी इस्तीफे से कम, कुछ थोड़ा भी कम नहीं हो सकता? लाएँ तजवीज़ जो इस्तीफे के बराबर की हो, लाएँ इस तजवीज़ की 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने की हो। जुडिशल कमीशन वाली मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मामला को लंबा करने के एक तरीके होते हैं बड़े खूबसूरत आईनी अल्फाज के साथ जी, लेकिन उसके पीछे मकसद जो होता है वो मसले का हल नहीं होता, बल्कि इस तहरीक को नाकाम बनाना। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान प्लान बी की भी बात कर रहे हैं। आज भी उनकी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें प्लान बी की बात की गई। मौलाना फजलुर रहमान के इस मुतालबे पर वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाशिकेवान ने कहा कि मौलाना अगले 4 साल का इंतजार कर लें। और ये सारी की सारी बातें अब ये हो रही हैं। अकरम दुरानी साहब सरबराह रहबर कमेटी हमारे साथ मौजूद है। अकरम दुरानी साहब बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब तो हुकूमत मजाक उड़ाने लगी है आपका। इस्तीफे के बराबर वाली कोई बात मौलाना ने की तो फिरदौस हाशिकेवान साहबा ने कहा कि फिर 4 साल इंतजार कर लें इलेक्शन तक का। तब तो हुकूमत मजाक उड़ा रही है। कोई जाने का आप लोगों का वापस इरादा है या नहीं है? हुकूमत तो अजीब सी हुकूमत है। एक तरफ अपनी एक मुज़ाकिराती टीम हमारे पास भेज रही है और दूसरी तरफ फिर उसका जो सरबराह होता है परवेज़ खटक, वो कौमी असम्बली में अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। और मौलाना साहब की जो ये बात है, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये तस्लीम भी करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर जब अवामी ज़ोर और भी आ जाएगा और हमारा बी प्लान भी शुरू हो जाएगा तो इसकी बातें दोबारा आप देखें। यू टर्न इसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है,
ये आदी है यू टर्न के, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर शाम को कर लेते हैं और फिर सुबह जो है उससे फिर यू टर्न लेते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यू टर्न लेंगे और हमारा मुतालबा इंशाल्लाह हो जाएगा, हल हो जाएगा। मतलब कैसे हल हो जाएगा ये कम से कम आप लोगों ने तय कर लिया? अगर हकीकत पसंदाना बात करें कि आपका जो प्लान ए था वो काम नहीं कर रहा, धरने के साथ आप वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा नहीं ले सकते, हुकूमत को नहीं गिरा सकते, इसलिए आपको प्लान बी की तरफ ही जाना पड़ेगा, ये धरना खत्म करना पड़ेगा। नहीं जी, तारीखों में तो एक होता है ए बी सी, जितना भी आप चाहेंगे। अखलाकी तौर पे यहाँ पर इससे 4,72,00,000 जो वोट डाले गए हैं अपोजिशन के, वो मुतालबा कर रही। और इमरान खान कह रहा था कि अगर 500,000 लोग भी मुझसे मुतालबा करें कि गो इमरान वो मैं चला जाऊँगा। हमने तो अखलाकी तौर पे उसको बताना था कि पूरा पाकिस्तान आया है और आपसे पुरजोर मुतालबा कर रहा है कि आप मुस्तफ़ी हो जाए। ये तो यहाँ पर हमने उसको जो एक असूल है दुनिया का कि अगर आप अपना पावर भी शो करेंगे, अपने लोगों को भी लाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, तो वो उसको पता चल जाएगा कि मेरे पीछे कितने लोग हैं जो ना चाहने वाले हैं। अभी चूँकि ये भी जारी होगा और इसके पास साथ जो प्लान बी भी होगा, तो फिर आप देखेंगे कि उसके अवसान ख़ता हो जाएंगे। भाई साहब, जो शर्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद अपने इस्तीफे के लिए मुकर्रर की थी अपोजिशन में होते हुए, उससे आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में ये तादाद ज़्यादा है उससे जो वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया था, मगर ये कतई तौर पर 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रही है। 1,60,00,000 वोट लेकर हुकूमत आई है, 40-50 हज़ार लोग कतई तौर पर किसी वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए ना काफ़ी हैं और ना ही ऐसा होना चाहिए। तो ये बता दें कि प्लान बी अब आप लोगों का क्या है? मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे आगे जाके, क्या करना है आपने? मैंने कहा ना कि अभी यहाँ पर ये आज़ादी मार्च भी शुरू होगा। प्लान बी में इंशाल्लाह आप देखेंगे शाहराह भी बंद होंगे और हर शहरों में जल्द से जुलूस भी होंगे। यानी आपका धरना यहाँ पर भी रहेगा और जल्द से जुलूस और शाहराहें भी बंद करेंगे, यहाँ से भी वाइंड अप करके आप लोग जाने का इरादा भी नहीं रखते? इंशाल्लाह हमारी तो यही कोशिश है। शुक्रिया। अकरम दुरानी साहब कह रहे हैं कि हमारा यहाँ से भी हम नहीं जाएंगे और प्लान बी जो एक्टिवेट होगा वो हमारे यहाँ रहते हुए ही होगा। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं और अहम खबर से बात करेंगे। मईशत के हवाले से मस्बत खबरें आ रही हैं। मुआशी इस्तेहकाम पर IMF ने भी इत्मीनान का इजहार किया है, साथ ही स्टॉक मार्केट भी तेजी का मुजाहरा कर रही है। मुसलसल 8 कारोबारी दिनों में स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आई और इन 8 सेशंस में मजमूई तौर पर 3042 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब, ये क्या वजह है? मार्केट बहुत नीचे गिर गई थी इसलिए बाइंग आई है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है, इस्तेहकाम आ रहा है मईशत में इसलिए, या फिर जो सियासी इस्तेहकाम के भी इशारे मिले, नवाज शरीफ साहब की बेल होना, बाहर जाने की खबरें आना, ये क्या वजह है मार्केट का इतना जो बुल रन नजर आ रहा है? जो आपने पिछले 8 दिन की बात की जिसमें 3000 पॉइंट बढ़ी है, मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा रीज़न सियासी इस्तेहकाम है, जिसमें मेरे ख्याल में हवाला आपका भी वही है जो मार्केट समझ रही है कि जो नवाज़ शरीफ साहब को बेल मिली है, उसके साथ मरियम साहिबा को जो बेल मिली है, प्लस जो जरदारी साहब हैं वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो बज़ाहिर लग रहा है कि चीज़ें जो पिछले 1 साल में थी उसमें कुछ तब्दीली आ रही है। ऑल्दो हेल्थ ग्राउंड ही सही, बज़ाहिर लग रहा है कि पॉलिटिकल नॉइज़ कम होगी, जिसकी वजह से जो मुल्क में एक बेचैनी की फ़िज़ा थी शायद वो कम हो। बिज़नेस कम्युनिटी के भी मसले मसाइल इसीलिए हो रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी थी इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से शायद वो काम स्लो कर रही थी, तो शायद उसमें भी उम्मीद पैदा हुई है कि शायद कुछ बेहतरी है। आप ही के प्रोग्राम में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी कंप्लेन की थी, तो मेरे ख़्याल में लग रहा है कि ये जो मार्केट में इतनी तेज़ी से बेहतरी आई है पिछले 8 सेशन में 3000 पॉइंट, इसकी सबसे बड़ी वजह तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल नॉइज़ का कम हो जाना है। साथ में जो मुआशी फ्रंट पर गैर यकीनी की सूरत हाल थी, आप सब बताइए, जो नई मुआशी टीम आई, हफीज़ शेख साहब, शब्बर ज़ैदी साहब, उसके बाद एक इस्तेहकाम आपको नज़र आता है, गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी नज़र आती है जिसके लिए भी मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही है? बिल्कुल, देखें मार्केट में दो स्टेप्स में हम ले लें। मार्केट में कोई 2.5-3 माह में 8000 पॉइंट यानी 28% बढ़ी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो नई टीम है उसने काफ़ी बेहतर काम किया है पुरानी टीम से।
तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूर है, मगर जो पिछले 3000 पॉइंट थे मैंने आपको बताया, वो सियासी इस्तेकाम की वजह से हैं। ऑल्दो कुछ चीज़ें स्लो ज़रूर हैं, मगर साइंस ऑफ स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। पिछले कोई 2.5 माह में जो यील्ड है 10 साल के बॉन्ड पे, वो कोई 2.5% कम हो गई है। इसके अलावा जो रिसेंट पास्ट में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन है वो काफ़ी कदरे बेहतर हो रही है, जिसमें कोई 700 मिलियन डॉलर तो कोई 4 माह में टी बिल में पैसा आ गया है बाहर से। इसके अलावा ये भी इतलात हैं, अखबारी इतलात हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो भी डॉलर मार्केट से बाई कर रही है, जिसका अंदाज़ा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि जो वीकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर आ रहे हैं उससे ये बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि जो पब्लिक है जिनके डॉलर अकाउंट में पैसे पड़े होते थे वो डॉलर बेच के पैसे ख़रीद रहे हैं। तो ये भी एक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। तो ओवरऑल जो मार्केट में पिछले 2.5-3 माह की तेज़ी है उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो साहब, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिक फंडामेंटल से हटके सियासत बड़ी हो जाती है। जैसे रिजर्व्स बढ़ने की खबर आई, हालांकि ये आ रहा था कि जी मार्केट से बाय कर रहा है स्टेट बैंक, तो ये भी साथ जोड़ दिया गया सियासत से कि डील जो हो रही है उसके तहत ये रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है। आवाम के सामने रखिएगा कि किस तरीके से ये रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, मार्केट की बुनियादों पर किस तरीके से बढ़ते हैं। देखिए, वो तो बेहतर तो या तो मिनिस्ट्री बता सकती है या सेंट्रल बैंक बता सकता है, मगर जो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो टी बिल में है वो बहुत पैसा आ रहा है। तो हर हफ्ते का 100 से 200 मिलियन डॉलर के करीब जो पिछला 1-2 हफ्ते का ट्रेंड है वो सिर्फ टी बिल में आ रहा है। और दूसरी जो आज अखबार की इतला है और इसमें कोई ताजुब नहीं है, पाकिस्तान में ये इसहाक डार साहब ने 2014-15 में किया था, इशरत हुसैन साहब ने 2003-4 में किया था कि जब इन्वेस्टर डॉलर बेचता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी इसका जो रिटर्न है वो नहीं मिल रहा, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो करेंसी की वैल्यू नीचे आ जाती है या फिर सेंट्रल बैंक करेंसी को इस्तेकाम देने के लिए मार्केट से डॉलर ख़रीदती है। तो अभी तक जो अखबारी इतलात हैं उसका जो रीज़न है, एक तो टी बिल में पैसा आना और दूसरा ये कि जो इंटर मार्केट में या कब मार्केट में ओवर सप्लाई हो गई है उसको स्टेट बैंक एब्जॉर्ब कर रहा है और ख़रीदारी कर रहा है डॉलर की, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इस्तेकाम आया है। और पिछले एक हफ्ते में 300-400 हमारे साथ मौजूद थे और ये सवाल हमने स्टेट बैंक को भी भेजा कि जी मार्केट में अब ये क़यास-आराइयाँ हो रही हैं कि रिजर्व्स ये सियासी मामला तो डील की वजह से बढ़े हैं, तो उनका यही कहना था कि ये महज अफवाहें हैं। ये स्टेट बैंक के तर्जुमान ने हमें कहा। आज मॉशी टीम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उनसे भी सवाल हुआ रिजर्व्स के हवाले से, उन्होंने क्या कहा? बात की है स्टेट बैंक के रिजर्व्स की, तो देखें आपके रिजर्व्स तो कॉन्स्टेंटली इनफ्लो और आउटफ्लो के शक्ल में होते हैं। जो गवर्नमेंट का इंटरनेशनल अकाउंट होता है या इवन डोमेस्टिक, वो तो एक समंदर की तरह होता है, उसके अंदर आ भी रहे होते हैं डॉलर्स और जा भी रहे होते हैं। जब आपकी इनफ्लोज बढ़ जाती हैं, चाहे वो बढ़ी हो एक्सटर्नल फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस की वजह से, चाहे वो बढ़ी हो रेमिटेंसेस की वजह से, चाहे वो बढ़ी हो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की वजह से, चाहे वो बढ़ी हो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वजह से, और आउटफ्लोज आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली और किसी भी वजह से बढ़ सकती हैं। और अगर आउटफ्लो जो है वो आपकी उस हिसाब से कम हो तो आपके रिजर्व्स जो है वो राइज़ करेंगे। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है कि जहाँ पे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स जो थे वो डिप्लीट हो गए, आप सबको पता है कि कौन सा टाइम फ्रेम था जिसमें रिजर्व्स जो थे वो आधे रह गए, तो अब जून से ऑनवर्ड्स हमें कोई तकरीबन एक अच्छी खासी उसके अंदर ना सिर्फ के रिजर्व्स आपके स्टेबल हो गए हैं, बल्कि उनके अंदर आपको अब इजाफा भी नज़र आ रहा है 7.2 से 8.4 बिलियन। तो ये तकरीबन 1.2 अरब डॉलर का इजाफा जो है आपको जुलाई ऑनवर्ड्स नज़र आ रहा है। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म ने कल एक और दावा किया, वो दावा भी हक़ाइक़ के बरक़्स आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान जब से वज़ीर आज़म बने हैं ऐसा लगता है कि वो 2018 से पहले किए गए वादों और दावों को भूल गए हैं। इंतख़ाबात से पहले की बातें उनकी याददाश्त से या तो गायब हो गई हैं या फिर वो उन्हें याद ही नहीं करना चाहते। वो अपनी उन बातों तक का इनकार कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने रियासत की तश्कील का वादा किया था। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाने की बात करते थे, मगर अब वो कह रहे हैं कि मैंने इलेक्शन के बाद मदीना की रियासत की बात की है, इलेक्शन से पहले नहीं की है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग कहें कि वोट लेने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, सुनिए। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया और ये मैंने इलेक्शन से पहले ये बातें नहीं की ताकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये मुझे कहें कि ये वोट लेने के लिए बातें कर रहा है।
मैंने मदीना की रियासत की बातें इलेक्शन के बाद शुरू की, जब इलेक्शन जीत गया। मगर वजीर आजम इलेक्शन से पहले एक बार नहीं, बार बार क्या कहते थे, तारीखों के साथ सुनिए। मदीना की रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत बनाई थी। हमने भी इस पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तरह एक फलाही रियासत बनाना है, और वो तब होगा जब ये बड़े बड़े डाकू नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनसे चोरी का पैसा बाहर जब पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। जो मैं नया पाकिस्तान देख रहा हूं वो पाकिस्तान होगा जो इसको बनना था, इस्लामी फलाही रियासत। वो हुक्मरान अपने लिए एक कानून, अवाम के लिए दूसरा कानून। वो जो बड़े बड़े मेट्रो के ऊपर अरबों रुपया खर्च करते हैं क्योंकि उसमें पैसा बनता है, जो स्कूलों पे नहीं पैसा खर्च करते, अस्पतालों में भी नहीं करते। तो चैलेंज है वो ये कि हम इसको कैसे वो पाकिस्तान बनाएं जो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स की विजन थी। और विजन ये थी कि हम इसको एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते थे, और हमारा जो भी इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहता है तो उसका जो मॉडल होता है वो मदीना की रियासत है। मदीना की रियासत इसलिए मॉडल है कि वो दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत बनी थी। मगर अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैंने इलेक्शन से पहले मदीना की रियासत की बात इसलिए नहीं की क्योंकि लोग ये कहते, ये समझते कि मैं वोट लेने के लिए कर रहा हूँ। तो वज़ीर आज़म तो बार बार ये बात करते रहे। यही नहीं, कोई भी जमात इंतखाबात जिस वादे पर लड़ती है वो इसका मंशूर होता है। तहरीक इंसाफ के मंशूर का आगाज़ ही इन अल्फाज के साथ होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़याम का बुनियादी मुहर्रिक एक ऐसी तहरीक का आगाज़ था जो अदल और मुसावात पर मबनी एक ऐसे मुआशरे के लिए जिद्दोजहद कर सके जिसकी असास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा वही मीसाक़े मदीना हो, जिसने इस बेमिसाल इस्लामी रियासत को तख्लीक किया जो अदल और समाजी इंसाफ के ज़री उसूलों पर उस्तवार की गई थी और जिसे तहजीब इंसानी की अव्वलीन फलाही रियासत होने का एजाज़ है। ये नुक्ता तहरीक इंसाफ के मंशूर के पहले सफ़े के पहले पैराग्राफ में मौजूद है, जिसमें मदीना की रियासत की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की बात की गई है। तहरीक इंसाफ का मंशूर 2018 के इलेक्शन से पहले 9 जुलाई को आया था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ये मंशूर पेश किया था, मगर अब उन्हें ये बात याद नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि मैंने इसलिए पहले बात नहीं की क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वोट लेने के लिए ये बात करता है। मैं ये बातें और मदीना की रियासत बनाने की बातें इलेक्शन के बाद करता हूँ, पहले नहीं करता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।